1857 का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वेन्यू था। लंदन में मीटिंग होती है, एक ऑफिसर बोलता है, कंपनी अब इंडिया नहीं संभाल पाई। अब इंडिया सीधा ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ गया था। टेरिटरीज और रेवेन्यूज ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गए थे। हाँ, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर्स अबॉलिश हो गई और गवर्नमेंट तक ट्रांसफर हुई। पर गवर्नर जनरल का क्या हुआ? गवर्नर जनरल बने वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग बने फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। मैं हूँ फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। और जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कॉर्ड थे, इनको अबॉलिश कर दिया और न्यू ऑफिस बना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लंदन में। हाँ, और इनके लिए ना एक न्यू काउंसिल बनी जिसमें मेंबर्स था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ, और उसे बॉडी कॉर्पोरेट कहा गया। तुम्हें पता है इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने कंपनी रूल खत्म किया और क्राउन रूल 1947 स्टार्ट किया। (1857) के रिवोल्ट के बाद ये जरूरी हो गया था कि इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करें। इंडियन को लॉ मेकिंग प्रोसेस में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के जैसे इंक्लूड किया। मतलब इंडियंस सुन सकते थे, देख सकते थे, पर बोल नहीं सकते थे। 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। वो कौन कौन थे? राजा ऑफ बेनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सिर दिनकर राव। और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और पंजाब के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को रिस्टोर किया गया। इस एक्ट में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को सेंटर और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ऐड किया गया। पर ऐड किसने किया? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसरॉय और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर्स ने। तुम्हें पता है इस बार 1860 में फर्स्ट टाइम बजट इंट्रोड्यूस किया। हाँ, बिल्कुल सही। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास पावर थी बजट को डिस्कस करने। मॉली मिंटो रिफॉर्म्स। यह मॉली मिंटो कौन थे? हाँ, मॉली मिंटो, मॉली द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन लंदन, और मिंटो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज भी इंक्रीज किया गया। हाँ, बिल्कुल सही। सेंटर में 16 से इंक्रीज करके 60 कर दिया गया और प्रोविंसेस पर भी बढ़ाया गया, पर नॉन यूनिफॉर्म तरीके से। और सेंटर के पास ऑफिशियल मेजॉरिटी रहेगी और स्टेट के पास नॉन ऑफिशियल। साथ ही हुआ देश का बंटवारा। देश का बंटवारा मतलब? ये जो कम्युनल पेंशन है वही से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। लॉर्ड मिंटो ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी थी मुस्लिम्स को, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी अच्छा, कहा समझ गया। गया। और पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल मतलब बंगाल को डिवाइड किया गया था कम्युनल लाइंस में, हिंदू और मुस्लिम्स में। सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी ने पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन की और लॉ मेंबर बने। मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड। मॉन्टेग्यू तो सेक्रेटरी थे, पर ये चेल्मसफोर्ड कौन थे? चेल्मसफोर्ड थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और इस एक्ट में सेंटर और प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स अलग किए गए, बट इसमें भी सेंटर के पास ज्यादा कंट्रोल था। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में कुछ तो रिजर्व थे, पर कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे। मतलब जो सब्जेक्ट्स लेस इंपॉर्टेंट है उन पे इंडियंस रूल्स बना सकते हैं, उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल रूल्स बना सकती है, पर रिजर्व सब्जेक्ट सिर्फ सेंटर की कंट्रोल में थे। 2 हाउसेज मतलब बाई कैमरलिज्म? जी हाँ, लोअर हाउस था लेजिस्लेटिव असेंबली और अपर था काउंसिल ऑफ स्टेट। इलेक्शंस भी होती होंगी? हाँ जी, बिल्कुल सही तरीके से तो नहीं, पर इनिशियल स्टार्टिंग हो गई थी। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए गए थे। एक लीग कमीशन भी बनाना? हाँ, उसकी रिकमेंडेशन पर यूपीएससी की एस्टेब्लिशमेंट हुई 1926 में। अगर 2 हाउस थे तो खर्चा कौन करता था, लोअर हाउस की अपर हाउस? इसमें फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट को सेपरेट किया गया। लंदन में एक न्यू ऑफिस भी बना, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर इंडियंस के लिए। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 में से 3 इंडियंस रहे। अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हिंदूज और मुस्लिम्स तक ही नहीं रहा, बल्कि बाकी कास्ट के लिए भी इंक्लूड किया, जैसे 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस। और लिमिटेड फ्रैंचाइज ऑन बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन लाया गया। अच्छा, पर लिमिटेड फ्रैंचाइज का मतलब? राइट टू वोट मिलेगा, पर टैक्स और एजुकेशन के बेस्ड पर। साइमन कमीशन रिपोर्ट मेंबर्स की स्टैट्यूटरी कमीशन थी। इसने अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट की। सिमो कमीशन 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। इसका काम था इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को रिव्यू करना और ये देखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 काम कर रहा है या नहीं।
इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए इंडियंस को लगा कि बिना इंडियंस के इंडिया का फ्यूचर डिसाइड किया जा रहा है। इसने कुछ रिकमेंडेशन भी दी, वो तुम बताओ। प्रोविंसेस में दिया की खत्म, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देनी चाहिए। इंडिया में फेडरल सिस्टम हो, प्रोविंसेस जोड़ प्रिंसली स्टेट्स, स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स कंटिन्यू रहे, डोमिनियन स्टेटस देने से माना किया। हाँ सही, सिमो कमीशन की रिकमेंडेशंस इंडियन डिमांड्स के अगेंस्ट थी, इसलिए इंडियंस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। बाद में इन्हीं रिकमेंडेशंस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया। कम्युनल अवार्ड ये क्या था? इन 1932 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजी मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया, जिसमें इंडिया के मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और डिप्रेस्ड क्लासेस, हरिजन को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए। इसका मकसद था माइनॉरिटीज और डिप्रेस्ड क्लासेस को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना। इंडियंस में इसका रिएक्शन मिक्स्ड था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसका सपोर्ट किया क्योंकि इससे डिप्रेस्ड क्लासेस को फायदा मिला, लेकिन गांधी जी ने अपोज किया क्योंकि इससे हिंदू यूनिटी टूट सकती थी और उन्होंने फास्ट अनटू डेथ शुरू किया। दोनों के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना गया, जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व सीट्स हिंदू इलेक्टोरेट में दिए गए। एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश हुई, बोथ ही प्रोविंशियल सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनी जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ लाया गया। जी हाँ, और इन्होंने पावर्स को डिवाइड कर दिया। हाँ, पावर्स डिवाइड हुई फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में। ये लेंथी एक्ट है जिसमें 321 सेक्शंस है और 10 शेड्यूल्स। इसने दियार्की को अबॉलिश किया और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी। मैंने सुना इस एक्ट ने बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस भी किया। हाँ, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस में RBI को भी एस्टैब्लिश किया गया। बिल्कुल सही, और एक फेडरल कोर्ट भी बना। इलेक्शंस के बारे में कुछ बताओ। अच्छा फिर सुनो, इलेक्शन एक्सटेंड हो गई थी 10% ऑफ पॉपुलेशन के लिए पर टैक्स, प्रॉपर्टी और एजुकेशन के बेस्ड पर ही। 1947 फरवरी 1947 दल ने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल इंडिया में 30 जून 1948 को एंड है। ऑफ इंडिया फ्रेम किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एप्लीकेब नहीं होगा उन पार्ट्स में कंट्री में जो विलिंग नहीं है। हाँ, और उसी दिन माउंटबैटन आए माउंटबैटन प्लान के साथ। हाँ, और वो था पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, और उसे इंडियन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट किया अंडर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, और यही एंड हुआ ब्रिटिश रूल का। तुम तो प्रिंसली स्टेटस का बताना ही भूल गए। प्रिंसली स्टेट्स फ्री थी, या तो वो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकती है या तो इंडिया। ओ आगे सुनो, अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो अपॉइंटमेंट करते थे सिविल सर्विसेज में और रिजर्वेशन करते थे, वो भी खत्म हो गई, और वाइसरॉय और गवर्नर जनरल को भी इंडिया से बाहर कर दिया। किंग्स ने भी एम्परर का टाइटल ड्रॉप कर दिया, और अगस्त 15, 1947 कोई भी लॉ ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्सटेंड नहीं किया जाएगा न्यू डोमिनियन से। लॉर्ड माउंटबेटन बने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया और जवाहरलाल नेहरू बने फर्स्ट PM ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया।